बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। हमारा कोर्स है CSC 322 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इसके लिए जो हम बुक फॉलो कर रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स 9th एडिशन ऑफ सिल्बरचैट्स केल्विन एंड जेंगे। 6th चैप्टर हम पढ़ रहे थे इस बुक का, जो कि है CPU स्केजुलिंग। इससे पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने कवर किया इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन डिटेल में देखा और इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के देखे, इसकी एप्लीकेशन देखी। ये हमारे सिस्टम में बेसिकली कहाँ लाई करता है, कैसे हमें फैसिलिटेट करता है, कैसे हमें रिसोर्सेज एलोकेट करवाता है हार्डवेयर से। ईच एंड एवरीथिंग हमने देखा, पढ़ा चैप्टर नंबर फर्स्ट में। सेकेंड चैप्टर में हमने सिस्टम कॉल्स देखें। सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, हमारे कर्नल कैसे इनको एग्जीक्यूट करता है। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में हमने देखी। थर्ड चैप्टर में हमने स्टूडेंट्स देखा प्रोसेसेस क्या होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, उनकी स्टेट्स क्या क्या होती हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे स्केजुलिंग हमने अब पढ़ी है, लेकिन कुछ हद तक हमने स्केजुलर्स देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने इनकी टाइप्स देखी, प्रोसेसेस की कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं, कैसे प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये सब कुछ हमने देखा था। फोर्थ चैप्टर था हमारा थ्रेड्स का। थ्रेड्स को हमने रीड आउट किया था, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या काम है इनका, क्या फैसिलिटेट करते हैं हमें, किस तरह के एनवायरनमेंट से हमें फैसिलिटेट करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग देखी थी। देन स्टूडेंट्स हमने फिफ्थ चैप्टर को एक्सक्लूड किया था एंड सिक्स चैप्टर पे जंप किया था, जो कि CPU स्केजुलिंग है। इसके कुछ हद तक हमने रीड आउट कर लिया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे, लेकिन आज मैं दोबारा गो थ्रू कर देती हूँ जी। इसमें स्टूडेंट्स हमने देखना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, CPU स्केजुलिंग के क्राइटेरियाज देखेंगे, किन क्राइटेरियाज के बेस पे हमें स्केजुलिंग करने की ज़रूरत है। स्केजुलिंग एल्गोरिदम देखेंगे कौन कौन से हैं, कुछ हमने क्लास में किए भी थे, एक तो मज़ीद फर्दर हम देखेंगे उनको आगे और भी पढ़ेंगे एल्गोरिदम्स, उनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। फोर्थ हम थ्रेड स्केजुलिंग पढ़ेंगे कैसे होती है। लास्ट में हम एल्गोरिदम एवोल्यूशन करेंगे। जो एल्गोरिदम्स हम पढ़ चुके होंगे रीड आउट कर चुके होंगे, उनको किसी न किसी प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे एवोल्यूट करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में, कौन से प्रोस्पेक्टिस में कौन सी एल्गोरिदम्स जो है वो सूटेबल होता है जी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे चैप्टर के, हमने CPU स्केजुलिंग को इंट्रोड्यूस करना है, देखना है इसका इंट्रोडक्शन को डिटेल में। मल्टी प्रोग्रामिंग में हमें कैसे इसकी कैसे यूज़ होती है। सेकंड हमें एवोल्यूट करना है कि कौन से सिचुएशन में, कौन से पर्टिकुलर सिस्टम्स के लिए हमें कौन से CPU स्केजुलिंग करने के लिए एल्गोरिदम्स के लिए एल्गोरिदम्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो क्राइटेरियाज देखनी है जिसके बेस पे हम उन एल्गोरिदम्स को सिलेक्ट करते हैं। उन क्राइटेरियाज को डिस्कस करना है, उन क्राइटेरियाज को एवोल्यूट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने CPU स्केजुलिंग के एल्गोरिदम्स को देखना है जी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या है इसका CPU स्केजुलिंग का, कैसे CPU स्केजुलिंग होती है। प्रोसेसेस को हम CPU बस चाहिए होता है, प्रोसेसेस को रन होने के लिए CPU पे स्पेस चाहिए होती है, CPU के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, या उनको क्या करते हैं इनपुट आउटपुट बस यूज़ करते हैं, या CPU पे एग्जीक्यूशन करते हैं, या उनको कोई ज़रूरत पड़ती है उनके एग्जीक्यूशन में इनपुट आउटपुट के लिए चले जाते हैं CPU को छोड़ के। ये दो कंडीशंस मोस्ट कॉमन होती हैं प्रोसेसेस में। फाइन, प्रोसेसेस की बिहेवियर पे डिपेंड करता है, प्रोसेसेस की बिहेवियर पे, उसके उनके टास्क पे, उनको किस टाइप के टाइप्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनको किस टाइप कितना CPU बस चाहिए या ज़्यादा वो इनपुट आउटपुट उनको चाहिए, उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, उनके टाइप्स पे डिपेंड करता है प्रोसेसेस की। मेन कंसर्न हमारा दो ही होते हैं स्केजुलिंग में, कि हमने मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन रखनी है, CPU हमारा जो है वो फ्री ना रहे। कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जो जिसमें जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक प्रोसेस होता है जो रन हो रहा होता है, या एक आध प्रोसेसेस होते हैं जरा लाइक हम कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, या लाइक कोई वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं। इसके लिए भी इस तरह की स्केजुलिंग हमें चाहिए होती है कि हमारा CPU फ्री ना रहे, CPU मैक्सिमम यूटिलाइजेशन CPU की हो।
सेकंड हमारा मेन कंसर्न क्या होता है, अगर हमारे पास मल्टी टास्क हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग है, जैसे बैच सिस्टम्स में होता है, सर्वर्स में होता है, हाई लोडेड प्रोसेसेस होते हैं, उनमें हमने उन रिसोर्सेज को इस तरह मैनेज करके चलना है कि हमारा हर प्रोसेस जो है CPU से फैसिलिटेट हो सके, हर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके, हर यूज़र जो है, हर जो बैकएंड पे यूज़र होता है, जो एंड पे यूज़र बैठा होता है वो फैसिलिटेट हो, वो सेटिस्फाई हो। जी नेक्स्ट है CPU स्केड्यूलर क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमने CPU स्केड्यूलर की टाइप्स पढ़ी थी, दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर एंड लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। चैप्टर नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर को दोबारा देख लेते हैं, ये करता क्या है। ये बेसिकली क्या करता है, इसका मेन पर्पज़ क्या है कि रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस होते हैं उनको वहाँ से सेलेक्ट करके CPU को एलोकेट करता है। एक नंबर ऑफ सेट्स हमारा पास आता है रेडी क्यू में, वहाँ से उस सेट में से कैसे एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और CPU को एलोकेट करेगा। इसका काम होता है कि इसने ये सिलेक्शन करनी होती है प्रोसेसेस की, कौन सा CPU को अब एलोकेट करना है, कौन सा एलोकेट नहीं करना। CPU scheduler selects from among the processes in ready queue and allocates the CPU to one of them. Fine, queue may be ordered in various way. Queue किसी भी ऑर्डर में ऑर्गेनाइज हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है, इनके प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हो सकती है, इनके CPU बस की बेस पे हो सकती है, किसी भी वे में हो सकती है। CPU scheduling decision में टेक प्लेस व्हेन अ प्रोसेस, कब हमें CPU scheduling की ज़रूरत पड़ती है, ये 4 पॉइंट्स देख लेते हैं। जब हमने स्विचिंग करनी है, फर्स्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, जब हमने स्विचिंग करनी है फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट में, जब प्रोसेस को हमने स्विच करना है रनिंग से वेटिंग स्टेट पे, तब हमें शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडली कब हमें पड़ती है ज़रूरत, जब स्विच करना है हमने प्रोसेस को रनिंग से रेडी स्टेट में, हमने देखना है कि कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है, वो उसको वहाँ से स्विच करके रेडी स्टेट में ले आएँ। कोई मे बी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, उसको दे दे स्पेस CPU में एग्जीक्यूट होने के लिए। ये हमारा स्केड्यूलर के डिसीजन होते हैं, ये हमारे स्केड्यूलिंग के डिसीजंस हैं, स्केड्यूलिंग डिसाइड करती है। थर्ड नंबर देखें, स्विचिंग फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट, कौन सा प्रोसेस हमने स्विच करना है वेटिंग से रेडी स्टेट में। एंड फोर्थ सेकेंड कि कौन सा प्रोसेस को हमने टर्मिनेट करना है। ये 4 पॉइंट्स हैं ये 4 कंडीशन या 4 सिचुएशन होती हैं जहाँ पे हमें स्केड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्केड्यूलिंग डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा टाइप्स हैं स्केड्यूलिंग की, 2 टाइप्स हैं, प्रीम्प्टिव एंड नॉन प्रीम्प्टिव। नॉन प्रीम्प्टिव स्केड्यूलिंग क्या होती है कि प्रोसेसेस अगर एक CPU एलोकेट हुआ है तो उसने तब तक वो एंड नहीं होता जब तक वो अपने पूरा CPU बस यूज़ ना कर रहे। वाइल प्रीम्प्टिव स्केड्यूलिंग क्या होती है कि अगर एक प्रोसेस CPU को दिया है, वो दरमियान में ही प्रिम्प्ट हो जाए, उसको इंटरप्ट करके उसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दी जाती है, जबकि वो उसने CPU बर्स्ट बाकी यूज़ करना होता है, उसका CPU बर्स्ट टाइम रिमेनिंग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 5 मिलीसेकंड एक CPU का एक प्रोसेस का बस्ट है, उसने CPU बस्ट उसका 5 मिलीसेकंड है, उसने 5 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा तो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। 3 मिलीसेकंड तक वो एग्जीक्यूट होता है। 3 मिलीसेकंड पे कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है या किसी भी टास्क का इंटरप्ट जनरेट होता है और उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया जाता है। उसको वेटिंग या रेडी स्टेट में ले जाते हैं दोबारा रन होने के लिए। वेटिंग पे चले जाते हैं या वेटिंग से रेडी में ले जाते हैं ताकि उसको दोबारा रन होना है। 2 मिलीसेकंड का टाइम उसने जो CPU का टाइम है वो उसने यूज़ करना है अपनी कंप्लीशन करने के लिए। फाइन, नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं प्रीम्प्टिव स्केड्यूलिंग की। द रनिंग टास्क इज इंटरप्टेड फ्रॉम वन टाइम एंड रिज्यूम लेटर व्हेन द प्रायोरिटी टास्क हैज़ फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन। फाइन, दिस इज कॉल्ड प्रीम्प्टिव स्केड्यूलिंग। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, राउंड रॉबिन में क्या होता है कि इसको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। इसमें क्वांटम नंबर असाइन हो जाता है जिसकी बेस पे हम वो करते हैं, इसको स्विच कर देते हैं, उस दोबारा प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं, इसको प्रिम्प्ट कर देते हैं दरमियान से। वाइल नॉन प्रिम्प्टिव में क्या होता है कि प्रोसेस CPU को एलोकेट किया है वो तब तक उसको प्रिम्प्ट नहीं किया जाता जब तक वो अपनी कंप्लीशन ना कर ले, एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट ना हो जाए, वो उसके कोई भी CPU बस टाइम उसको यूज़ करने के लिए रिमेनिंग ना रहे।
टास्क आर यूजली असाइंड विद प्रॉपर्टीज़। इसमें मोस्ट बेसिकली क्या होता है कि कैसे इस तरह स्केड्यूलिंग करते हैं कि उसको टास्क जो है जो सीपीयू को असाइन किया जाता है प्रॉपर्टीज़ के बेस पे असाइन किया जाता है, क्योंकि उसने कंप्लीट होकर ही निकलना है। जिसकी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो पहले ही रन हो जाए और जिसकी उससे बाद में है वो बाद में रन हो। इस तरह प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही हम सीपीयू को टास्क असाइन करते हैं ताकि प्रिम्प्ट ना करना पड़े। प्रिम्प्ट स्केड्यूलिंग नहीं होती हमारी इसलिए। At times, it is necessary to run a certain task that has a higher priority before other tasks although it is running. कुछ सिचुएशन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें जो प्रोसेस रन हो रहा होता है उससे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है जो कि वेट कर रहा होता है। इसके लिए 20 स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं। अच्छा, नॉन प्रिम्प्टिव स्केड्यूलिंग में क्या होता है कि रनिंग टास्क इज एग्जीक्यूटिंग टिल कंप्लीशन। जी हम ये पहले बात कर चुके हैं। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है नॉन प्रिम्प्टिव स्केड्यूलिंग की? नॉन प्रिम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम, ये हम आगे देखेंगे डिटेल में। डिस्पैचर, डिस्पैचर क्या है स्टूडेंट्स? डिस्पैचर एक मॉड्यूल है, गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। एक मॉड्यूल है जो क्या करता है कि सीपीयू को कंट्रोल देता है, सीपीयू को गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू प्रोसेसर को सीपीयू का कंट्रोल दे देता है। जो वो कौन से प्रोसेस को देता है? जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने सेलेक्ट किया होता है, जो हमारे शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने प्रोसेस सेलेक्ट किया होता है उसको सीपीयू का कंट्रोल देता है, उसको सीपीयू साइन कर देता है। इसमें क्या इन्वॉल्व है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन्वॉल्व है, स्विचिंग टू यूज़र मोड, जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन इन यूज़र प्रोग्राम टू रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में इसकी मोस्ट कॉमन यूज होता है डिस्पैचर। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में उसके सारी एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन सेव करता है उसके प्रोसेस टेबल पे और दूसरा प्रोसेस जिसने रन हो रहा होता है उसको रीलोड करवा के सीपीयू को एलोकेट करता है, सीपीयू को देता है। इसमें इसके मेन टास्क एक ये भी है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन से स्टार्ट करे, जिस लोकेशन से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दौरान वो प्रोसेस को स्विच किया है उससे नेक्स्ट लाइन से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। इसका मेन काम ये है बड़ा कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, एक प्रोग्राम है, उसने 9 लाइन्स तक इसके एग्जीक्यूशन हुई है लेकिन वो प्रिम्प्ट हो गया किसी भी वजह से। जब दोबारा उसको रिज्यूम किया, दोबारा उसको रीलोड किया तो इसकी 9th की उसकी 10th लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। ये इसका जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूज़र प्रोग्राम टू रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम। रीस्टार्ट जब उस प्रोग्राम को करें तो अपनी नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें। डिस्पैच लेटेंसी क्या है? टाइम्स इट्स टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर प्रोसेस। एक वो टाइम है, वो टाइम पीरियड है जब डिस्पैचर क्या करता है, एक प्रोसेस सीपीयू से स्विच करवाता है और दूसरा प्रोसेस सीपीयू को देता है, एक प्रोसेस सीपीयू से लेके दूसरा प्रोसेस देता है। इस काम में जितना टाइम लगता है उसको डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। जी नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास स्केड्यूलिंग क्राइटेरियाज कौन से हैं। 5 स्केड्यूलिंग क्राइटेरियाज हैं हमारे पास। सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है? कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। ठीक है, हमने ये देख चुके हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सीपीयू की ये भी एक हम कंसीडर करते हैं स्केड्यूलिंग में इस पॉइंट को भी। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, ये हमारा एक में फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि हमने सीपीयू को जितना हो सके उतना बिजी रखना है। थ्रूपुट क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट। एक टाइम यूनिट पे जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करते हैं, कंप्लीट होते हैं, उसको थ्रूपुट कहते हैं। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पार्टिकुलर प्रोसेस। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। वेटिंग टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम आ प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। एक प्रोसेस है कंप्लीट होकर रेडी क्यू में आ गया है, उसने अब सीपीयू को एलोकेट होना है, सीपीयू को उसको चाहिए, वो सीपीयू को असाइन होने तक और जब वो पहुंचता है रेडी क्यू में और सीपीयू को मिलता है उसमें उस वेट में जितना टाइम लगता है उसको वेटिंग टाइम कहते हैं किसी प्रोसेस का। जी नेक्स्ट क्या है? रिस्पॉन्स टाइम, amount of time it takes from when a request was submitted until the first response is produced, not output, for time sharing environment.
रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि एक ऐसा वो टाइम है जब प्रोसेस को एक पहली दफ़ा रिस्पॉन्स मिला है, पहली दफ़ा मतलब उसने रिक्वेस्ट की है कि मैंने रेडी क्यू में वो आ गया है, उसने रन होना है, फ़ाइन, उसने रन होना है तो पहले टाइम क्वांटम के लिए फॉर एग्जाम्पल 4 मिली सेकेंड के लिए उसको CPU मिल गया, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको वेटिंग में वेट करना पड़ रहा है। पहला टाइम जब जिसको पहला वेटिंग टाइम फर्स्ट टाइम जब उसको CPU एलोकेट होगा और उससे जब वो अराइव हुआ और फर्स्ट टाइम CPU एलोकेट हुआ जब उसको उस टाइम में जितना उसको वेट करना पड़ेगा उसको रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। उसके बाद भी इसको वेट करना पड़ सकता है प्रोसेस को, लेकिन पहली दफ़ा जब उसको CPU से रिस्पॉन्स मिलता है तो उसको उस टाइम को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। इसको डिटेल भी आगे भी आपको समझ आ जाएगी। जी, स्केजुलिंग एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया। ऑप्टिमाइज स्केजुलिंग हम कैसे अचीव करते हैं कि हमारी मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन हो रही हो, मैक्सिमम थ्रूपुट हम अचीव कर रहे हो, मिनिमम हमारा टर्न अराउंड टाइम हो, कम से कम टाइम में मतलब कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हो, मिनिमम वेटिंग टाइम हो मतलब कम हर प्रोसेस को कम से कम वेट करना पड़े रेडी क्यू में CPU को साइन होने के लिए, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम हो, कम से कम टाइम में हर प्रोसेस को CPU रिस्पॉन्स कर रहा हो। जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग हम देख चुके थे स्टूडेंट्स, इसको दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2 एंड P3। P1 का CPU बस टाइम है 24 मिली सेकेंड, P2 का है 3 मिली सेकेंड, P3 का है 3 मिली सेकेंड। यहाँ पे शो नहीं किया हुआ लेकिन इसको हम मिली सेकेंड ही लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। नेक्स्ट सपोज करते हैं हम कि सपोज दैट द प्रोसेसेस अराइव इन द ऑर्डर P1, P2, P3। फाइन, P1 पहले अराइव हुआ है रेडी क्यू में, P2 बाद में हुआ है, P3 लास्ट में हुआ है। और गैंट चार्ट इनका कैसा बनेगा देखिए स्टूडेंट्स, P1 पहले CPU को साइन हुआ है, उसका CPU बस टाइम क्या है 0 से 24 तक, 0 से 24 तक इसने अपनी स्केजुलिंग परफॉर्म की एग्जीक्यूशन परफॉर्म की है, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है, टर्मिनेट हो गया। सेकंड 24 पे हमने इस P2 प्रोसेस को CPU साइन किया, इसका टाइम क्या है 3 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड के लिए इसने अपनी एग्जीक्यूशन किया, टर्मिनेट हो गया है। 27 मिली सेकेंड पे प्रोसेस 3 असाइन किया है CPU को, 27 से लेकर 30 मिली सेकेंड तक प्रोसेस 3 एग्जीक्यूट हुआ है एंड टर्मिनेट हो गया। जी, अब वेटिंग टाइम देखें, कौन से प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा है रेडी क्यू में। P1 को 0 मिली सेकेंड के लिए वेट करना पड़ा है, ये आया ही है, उसको हमने CPU साइन कर दिया है। P2 को 24 मिली सेकेंड की वेट करना पड़ा है। फाइन, P2 ये एक ही ऑर्डर पे साइन हुए, एक ही टाइम पे साइन हुए हैं, सॉरी रेडी क्यू में आए हैं, लेकिन इनका ऑर्डर इस तरह था। फाइन, इनके इस ऑर्डर P1, P2, P3 इस ऑर्डर पे ये रेडी क्यू में आए हैं स्टूडेंट्स। P2 का 24 मिली सेकेंड के लिए इसको वेट करना पड़ा है क्योंकि 24 मिली सेकेंड CPU बर्स्ट है प्रोसेस 1 का। सो प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम है 24 एंड प्रोसेस 3 का वेटिंग टाइम है 27, 0 से लेकर 27 तक इसको वेट करना पड़ा है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने कैलकुलेट किया एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब प्रोसेसेस के वेटिंग टाइम को प्लस करके और जो जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस होते हैं उन पर डिवाइड कर देते हैं। 17 हमारे पास वेटिंग टाइम आया है 17। जी, सपोज कर लेते हैं कि दी प्रोसेसेस अराइव इन द ऑर्डर, अब इनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। प्रोसेस P2 पहले अराइव हुआ है, P3 पहले P3 बाद में हुआ है और P1 सबसे एंड पे हुआ है। इनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, रेडी क्यू के में प्रोसेस का ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखें P2 को 0 पे साइन हुआ है प्रोसेस, क्योंकि पहले ऑर्डर आता है, ऑर्डर में ये CPU को साइन हुआ है, इसका 3 मिली सेकेंड टाइम है और ये 0 से 3 तक एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा एंड टर्मिनेट हो जाएगा। 3 मिली सेकेंड पे प्रोसेस 3 असाइन होगा CPU को एंड 3 मिली सेकेंड इसका टाइम है, 6 पे ये टर्मिनेट हो जाएगा। 6 पे प्रोसेस 1 असाइन होगा CPU को और इसका 24 मिली सेकेंड टाइम है, 30 मिली सेकेंड पे ये CPU बस यूज़ करके टर्मिनेट हो जाएगा, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा। जी, अब देखें वेटिंग टाइम स्टूडेंट्स, P1 का कितना है 6 मिली सेकेंड के लिए इसको जस्ट वेट करना पड़ा है, वाइल P2 का है 0 पे ये CPU को साइन हो गया है, लास्ट में क्या था 24 था। P3 का है 3 मिली सेकेंड,
जबकि लास्ट में देखा था हमने ऑर्डर पहले जब दूसरा था तब P3 का 27 मिली सेकेंड था। जी एवरेज वेटिंग टाइम देखते हैं 6 + 0 + 3 / 3 = 3। कितना ह्यूज डिफरेंस है, मच बेटर देन प्रीवियस केस। वाई, क्यों ये बेहतर है? क्योंकि कन्वे इफेक्ट आ गया था। कन्वे इफेक्ट क्या होता है कि एक बड़ा प्रोसेस पहले आ जाए और दूसरे छोटे प्रोसेस बाद में रन हो, बाद में रन होने के लिए वेटिंग में लगे रहें। बाद में रन हो या उनका ऑर्डर बाद में हो तो रन होने के लिए वो वेटिंग में लगे रहें और बड़ा प्रोसेस अपना CPU एग्जीक्यूशन करता रहे, जबकि जो छोटे प्रोसेस हैं उनको 1 मिलीसेकंड 2 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना CPU बस चाहिए तो वो वेटिंग में लगे रहेंगे। इस तरह के इफेक्ट को कन्वे इफेक्ट कहते हैं। शॉर्ट प्रोसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेस कंसिडर वन CPU बाउंड एंड मैनी इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस। जी जो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस होते हैं उनको CPU बस बहुत थोड़े टाइम के लिए चाहिए होता है, और वन CPU बाउंड प्रोसेस जो कि बहुत लंबा होता है वो एग्जीक्यूशन अभी परफॉर्म कर रहा होता है। जो स्मॉल जिनको सिर्फ 2 मिलीसेकंड 3 मिलीसेकंड के लिए CPU बस चाहिए होता है वो प्रोसेसेस काफ़ी सारे वेटिंग में लगे रहते हैं कि वो कंप्लीट होगा तो हम CPU से को यूज़ करेंगे। जी नेक्स्ट हमारा एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग स्टूडेंट्स क्या होती है? इसमें जो सब प्रोसेसेस जो सेट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं उनमें सबसे शॉर्टेस्ट टाइम जिसका होता है वो हम CPU को असाइन करते हैं। इसमें एसोसिएट विद ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ इट्स नेक्स्ट CPU बस्ट। इसमें नेक्स्ट CPU बस की लेंथ एसोसिएट होती है, वो हमने कैलकुलेट करनी होती है। वो भी हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूज़ दिस लेंथ टू शेड्यूल द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट टाइम। और इन लेंथ को जब हम पता चल जाता है कि हमें नेक्स्ट CPU बस की लेंथ कितनी है, प्रोसेस की लेंथ कितनी है, तो जिसकी सबसे शॉर्टेस्ट CPU बस की लेंथ होती है हम वो प्रोसेस CPU को असाइन करते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज़ ऑप्टिमल गिव मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ गिवन सेट ऑफ प्रोसेसेस। ये ऑप्टिमल कैसे है कि मिनिमम वेटिंग टाइम देता है, लेकिन इसमें मुश्किल काम है। डिफ़िकल्टी क्या है? डिफ़िकल्टी इज़ नोइंग द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट CPU रिक्वेस्ट। हमें नेक्स्ट CPU रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट CPU बस की जो रिक्वेस्ट हमने देखनी है, नेक्स्ट CPU बस की जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए ये हमें ट्रिकी काम है, ये ज़रा मुश्किल काम है। इसके लिए स्टूडेंट्स एक फार्मूला है, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं फिर इस देखते हैं कैसे नेक्स्ट CPU बस की लेंथ जो है वो कैलकुलेट होती है। जी यहाँ पे देखें 4 प्रोसेस है हमारे पास। 6 प्रोसेस जो है 6 मिलीसेकंड टाइम है प्रोसेस 1 का, 8 मिलीसेकंड टाइम है P2 का, 7 मिलीसेकंड टाइम है P3 का एंड 3 मिलीसेकंड टाइम है P4 का। जी ये हमने वो टाइम देखे हैं जो इनको एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, जो इनको कंप्लीट अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए CPU बस उन्होंने जो यूज़ करना है, ये वो टाइम हमने हमें देखा मिला असाइन हुआ है, गिवन है। जी इसका गैंट चार्ट देखें। सबसे गैंट चार्ट में सबसे पहले P4 CPU को असाइन हुआ है, जो हमें गैंट चार्ट में नज़र आ रहा है। P4 क्यों असाइन हुआ है? क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट CPU बस इसका है, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम इसका है। P4 पहले CPU को असाइन किया है। 3 मिलीसेकंड इसका है, 3 मिलीसेकंड पे ये टर्मिनेट हो गया है। एंड देन हमने देखा रिमेनिंग जो प्रोसेसेस थे P3 P2 एंड P1। P1 का सबसे शॉर्टेस्ट CPU बस टाइम है, P1 असाइन होगा CPU को। 3 से 9 तक P1 प्रोसेस यूज़ करेगा CPU को। 9 मिलीसेकंड पे ये टर्मिनेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 9 मिलीसेकंड पे P3 असाइन हुआ है प्रोसेस को। P3 का कितना है? 7 मिलीसेकंड, जबकि P2 का कितना है? 8 मिलीसेकंड, इसलिए P3 प्रोसेस CPU को असाइन होगा। उसके बाद एक रिमेनिंग रह जाता है P2 प्रोसेस, P2 असाइन होगा। फाइन, हम एवरेज वेटिंग टाइम देख लेते हैं इनका स्टूडेंट्स। प्रोसेस 1 का है 3 मिलीसेकंड, प्रोसेस 2 का है 16 मिलीसेकंड, प्रोसेस 3 का है 9 मिलीसेकंड, प्रोसेस 4 का है 0 मिलीसेकंड। इनको प्लस किया एंड डिवाइड किया 4 पे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4 है इसलिए हमने इसको 4 नंबर पे डिवाइड किया, इज इक्वल टू 7, जो कि 7 आया है। जी स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूला की बेस पे हम नेक्स्ट CPU बस की लेंथ चूज़ करते हैं। इसमें T ऑफ N क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ nth CPU बस। T ऑफ N क्या है? CPU बस की जो एक्चुअल लेंथ है वो है। प्रेडिक्टेड वैल्यू फॉर द नेक्स्ट CPU बस TN+1।
Tn+1 नेक्स्ट CPU बर्स्ट की जो प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो है, जो कि हमारे पास कैलकुलेट होके आती है। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, ये रिलेशन शो करता है, रिलेशनली कोफिशिएंट है जो कि रिलेशन शो करता है। ये मोस्टली हम इसको 1 और 0 के दरमियान में रखते हैं, ठीक है। कॉमनली सेट टू 1 डिवाइड बाई 2 to 0.5 इसको रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास लास्ट T(n) है CPU बर्स्ट टाइम, एंड ये 6 जो है हमारे पास नेक्स्ट CPU बर्स्ट का टाइम है। इसको हम T(n+1) में हम पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 6 पुट करेंगे एंड 10 पुट करेंगे हम T(n) की जगह। T(n) की जगह 10 पुट करेंगे, अल्फ़ा की जगह 0.5 पुट करेंगे, तो हमारे पास कैलकुलेट होके नेक्स्ट CPU बर्स्ट 8 आ जाएगा। ये अब स्टूडेंट हमने क्लास में किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, आप लोग भी करके देखिएगा। मैंने आपको 8 कैलकुलेट करके दिखाया था। फाइन, इतना मुश्किल नहीं है ये। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ये देखें, प्रिमिटिव वर्जन कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसको प्रिमिटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम हम सेलेक्ट करके है वही CPU को देते हैं, वही पूरा एग्जीक्यूट होके अपनी कंप्लीट होकर टर्मिनेट होता है, ठीक है। दरमियान में इसकी प्रिम्पशन नहीं होती, इसको प्रिम्प्ट नहीं की जाता प्रोसेस को, इसलिए इसको ये प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग है। इसलिए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एक प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग का एल्गोरिथम है। एग्जांपल ऑफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास अराइविंग टाइम भी गिवन है और CPU बर्स्ट टाइम भी गिवन है प्रोसेसेस का। प्रोसेसेस 4 हमारे पास प्रोसेसेस हैं, फाइन 4 प्रोसेसेस हैं, एंड P1 का अराइविंग टाइम 0 है, CPU बर्स्ट टाइम इसका 8 है। P2 का अराइविंग टाइम 1 है और CPU बर्स्ट है 4। P3 का अराइविंग टाइम 2 है जबकि CPU बर्स्ट है इसका 9। P4 का अराइविंग टाइम है 3 जबकि CPU बर्स्ट है इसका 5। जी यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, सॉरी 2 मिनट्स आर रिमेनिंग। जी हम जल्दी से ये देख लेते हैं। P1 सबसे पहले साइन हुआ है क्योंकि 0 पे अराइव हुआ और इसको CPU को हमने ये साइन कर दिया, जबकि 1 मिलीसेकंड पे P2 प्रोसेस 2 साइन हो गया, अराइव हो गया। प्रोसेस 2 जब अराइव हो गया तो हमने चेक किया जो प्रोसेस 2 अराइव हुआ है उसका CPU बर्स्ट और जो प्रोसेस P1 रन हो रहा है उसका CPU बर्स्ट में शॉर्टेस्ट किसका है। 1 तक ये कंप्लीट हुआ था, 7 इसका रिमेनिंग था प्रोसेस 1 का, जबकि प्रोसेस 2 जो अराइव हुआ था उसका पूरे का पूरा ही 4 मिलीसेकंड था। तो हमने प्रोसेस 1 को प्रिम्प्ट किया, प्रोसेस 2 को हमने CPU साइन कर दिया, फाइन। जबकि ये 2 मिलीसेकंड तक रन हुआ तो प्रोसेस 3 आ गया। प्रोसेस 3 का कितना टाइम है, 9 मिलीसेकंड। 9 मिलीसेकंड है, जबकि इसका जो रिमेनिंग टाइम क्या था प्रोसेस 2 का, 2 मिलीसेकंड के लिए ये रन हुआ था, 1 मिलीसेकंड के लिए ये रन हुआ था 1 से लेकर 2 तक। 1 मिलीसेकंड के लिए हुआ था, 3 मिलीसेकंड इसका रिमेनिंग टाइम रहता था प्रोसेस 2 का। और जो प्रोसेस आई हुआ था हमारे पास क्यू में, रेडी क्यू में, वो था उसका 9 मिलीसेकंड CPU बर्स्ट था। हमने कंपेयर किया लेकिन देखा तो हमने कहा इसको एग्जीक्यूट होने दें, क्योंकि जो हमारे पास अराइव प्रोसेस हुआ उसका CPU बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, उसको एग्जीक्यूशन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। सो P2 कंटिन्यू रहेगा, 5 तक इसकी एग्जीक्यूशन चलेगी। उसके बाद हमने देखा 3 मिलीसेकंड तक प्रोसेस 4 भी अराइव हो चुका था। प्रोसेस 4 का टाइम था 5 मिलीसेकंड, 4 मिलीसेकंड एंड 7 मिलीसेकंड। इसमें से हमने कंपेयर किया कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट है, तो हमारे पास कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट था, प्रोसेस P4 का प्रोसेस कितना है 5 मिलीसेकंड के लिए P4 रन होगा, ठीक है। 5 से लेकर 10 तक 10 मिलीसेकंड पे P4 टर्मिनेट हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास प्रोसेस कौन से रह जाएगा, P3 एंड P1 में हमने कंपेयर किया कितना जो CPU बर्स्ट है वो टाइम कम है। P1 का जो 1 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका था, इसका 7 मिलीसेकंड के लिए CPU बर्स्ट इसने यूज़ करना था, 7 मिलीसेकंड का टाइम इसका रिमेनिंग था। P1 हम साइन कर देंगे, 10 से 17 तक ये रन होगा एंड टर्मिनेट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग प्रोसेस होगा हम उसको फिर CPU साइन कर देंगे जिसका 9 मिलीसेकंड CPU बर्स्ट है, 17 से 26 तक ये रन होगा। जी अब एवरेज वेटिंग टाइम देखते हैं इनका। एवरेज वेटिंग टाइम देखें, प्रोसेस P1 का है वेटिंग टाइम 10 मिलीसेकंड एंड इसका
अराइविंग टाइम इसका 0 है, जबकि इसको पहले इसको 1 मिली सेकेंड के लिए ये रन हो चुका था। 1 मिली सेकेंड के लिए रन हो चुका था। पहले इसको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा था, लेकिन 1 के बाद इसको 10 तक वेट करना पड़ा था, जो कि टोटल 9 मिली सेकेंड इसका बनता है। 10 - 1 फाइन। प्रोसेस P2 का वेटिंग टाइम है 1 मिली सेकेंड के लिए इसको वेट करना पड़ा है, और 1 मिली सेकेंड पे ही इसको ये अराइव हुआ था। 1 - 1 वेटिंग टाइम माइनस अराइविंग टाइम, वेटिंग टाइम माइनस अराइविंग टाइम कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रोसेस P3 का देखें, 17 मिली सेकेंड के लिए इसको वेट करना पड़ा है, जबकि ये अराइव कब हुआ था 2 मिली सेकेंड के लिए। वेटिंग टाइम इसका 17 है एंड अराइविंग टाइम इसका 2 है। इससे वेटिंग टाइम में से हम अराइविंग टाइम माइनस कर रहे हैं जी। प्रोसेस P4 का वेटिंग टाइम है 5, जबकि ये अराइव कब हुआ था 3 मिली सेकेंड पे। 5 - 3 इनको माइनस करेंगे पहले, देन प्लस करेंगे जो इनके आंसर्स आएंगे, और उसको 4 पे डिवाइड कर देंगे। 4 क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस। 26 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 6.5 मिली सेकेंड जी स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल है एक, हमने एडिशन करके, अराइविंग टाइम एडिशन करके चेक करके देखा कि कैसे वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी।